मेटालिक बॉन्ड यानी धात्विक बंध। व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? तो हम लोग पहले से जानते हैं कि मेटालिक बॉन्ड हो या कोई भी बॉन्ड हो, बॉन्ड जो होता है एक प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब बात रहा कि कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्ड कहा जाएगा। तो हम आप लोगों को बता दें कि मेटालिक एटम का जो साइज होता है वो लार्जर होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन मेटालिक एटम। तो मेटालिक एटम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है और न्यूक्लियस से काफी अवे होता है, काफी दूर होता है। दूर होने के कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लगता है वो बहुत ही कम होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन पर? तो मेटालिक एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कम अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस उस पर अप्लाइड कर पाता है, जिसके कारण से आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करता है पूरे मेटालिक क्रिस्टल में। पूरे मेटालिक क्रिस्टल में फ्रीली मूव करने के कारण उसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बोला ही जाता है। यानी इसका मतलब हो गया कि मेटालिक एटम का दो पार्ट होता है। कोई भी मेटालिक एटम है उसका दो पार्ट होगा। एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें केवल मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा पार्ट जो होगा उसमें न्यूक्लियस होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को वैलेंस पार्ट बोलेंगे और वैलेंस पार्ट को छोड़ करके रिमेनिंग जो पार्ट है मेटालिक एटम का उसको केर्नल पार्ट या कोर पार्ट बोलेंगे। वैलेंस पार्ट में केवल इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। यानी इसका मतलब हो गया कि वैलेंस पार्ट जो होता है मेटालिक एटम का वो नेगेटिवली चार्ज होगा और वैलेंस पार्ट को छोड़ करके जो पार्ट बच गया जिसको हम लोग केर्नल पार्ट बोल रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। जितना वैलेंस पार्ट पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही केर्नल पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि केर्नल पार्ट में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी है। प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? कम होगा। कहां? तो केर्नल पार्ट में। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो वैलेंस पार्ट में चला गया है, लेकिन प्रोटॉन जो है टोटल अभी भी न्यूक्लियस में ही है। और हम लोग जानते हैं कि एक एटम में प्रोटॉन के इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जो है अभी भी न्यूक्लियस में है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस पार्ट में है। इसका मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके ही रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। किसमें? तो केर्नल पार्ट में। यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से क्या होगा? तो कम होगा। तो प्रोटॉन पर प्रेजेंट चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट चार्ज को जोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। वो भी कितना आएगा? तो जितना वैलेंस पार्ट पर निगेटिव चार्ज है उतना ही केर्नल पार्ट पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक बात तो क्लियर हो जाना चाहिए कि मेटालिक एटम का दो पार्ट है, केर्नल पार्ट और वैलेंस पार्ट, जिस पर अपोजिट चार्ज है और अपोजिट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है।
और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। यानी मेटालिक बॉन्ड कहां बनता है? तो मेटालिक एटम के केर्नेल पार्ट और वैलेंस पार्ट के बीच में। ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक मेटालिक क्रिस्टल है, यानी मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इस मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत सारे मेटालिक एटम होंगे। अब बहुत सारे एटम का बहुत सारा केर्नेल पार्ट और वैलेंस पार्ट होगा। तो जितने भी केर्नेल पार्ट और वैलेंस पार्ट है, सभी के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। केर्नेल पार्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज है और वैलेंस पार्ट जो है नेगेटिवली चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और ए निगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसी अट्रैक्शन फोर्स को मेटालिक बॉन्ड कहा जाएगा। मेटालिक बॉन्ड का वैल्यू यानी मेटालिक बॉन्ड का स्टेबिलिटी यानी स्ट्रेंथ यानी मजबूती, कहां पर मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ, उसको अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है वैलेंस पार्ट में, तो निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। और अभी बोले थे कि वैलेंस पार्ट पर जितना निगेटिव चार्ज होता है, उतना ही केर्नेल पार्ट पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी इसका मतलब हो गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर नंबर बढ़ा दिया जाए या ज्यादा हो, तो अपोजिट चार्ज जो होता है वैलेंस पार्ट और केर्नेल पार्ट पर, वो ज्यादा होगा। अब ज्यादा होगा तो चार्ज जब ज्यादा रहता है, दो अपोजिट चार्ज ज्यादा रहता है, तो अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू भी क्या लगता है? दो पार्टिकल के बीच ज्यादा लगता है। तो यहां पर भी केर्नेल पार्ट और वैलेंस पार्ट के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग बोल रहे हैं मेटालिक बॉन्ड। यानी इसका मतलब हो गया कि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसा कि एग्जांपल यहां पर मेंशन किया हुआ है, एक मेरे पास सोडियम एटम है और एक मैग्नीशियम एटम है। सोडियम एटम के भी दो पार्ट, वैलेंस पार्ट और केर्नेल पार्ट। मैग्नीशियम का भी केर्नेल पार्ट, वैलेंस पार्ट। जैसा कि देख रहे हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो इस पर -1 यूनिट चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट चार्ज होता है। और केर्नेल पार्ट में प्रोटॉन कितना होगा? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, और एटॉमिक नंबर के इक्वल ही प्रोटॉन होता है, तो 11 जो है प्रोटॉन हो जाएगा। और 11 प्रोटॉन पर +11 यूनिट चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस पार्ट में चला गया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है केर्नेल पार्ट में बचा हुआ है। यानी इसका मतलब हो गया कि बोल सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन पर -10 यूनिट चार्ज होगा, तो +11 और -10 को ऐड करेंगे तो +1 यूनिट चार्ज आएगा। यानी इसका मतलब हो गया कि केर्नेल पार्ट पर +1 यूनिट चार्ज होगा। और अभी बोले थे हम कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही वैलेंस पार्ट पर निगेटिव चार्ज होता है, और उतना ही केर्नेल पार्ट पर भी चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। तो ऐसे याद रखना है कि हमेशा केर्नेल पार्ट और वैलेंस पार्ट पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी मात्रा जो होगा, उस समान होगा, लेकिन साइन में क्या होगा? अपोजिट होगा। वैलेंस पार्ट पर नेगेटिव चार्ज, तो केर्नेल पार्ट पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर देख रहे हैं कि सोडियम के केस पर वैलेंस पार्ट और केर्नेल पार्ट पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू जो है कम है। किसके रिस्पेक्ट में? तो मैग्नीशियम एटम के वैलेंस पार्ट और केर्नेल पार्ट पर प्रेजेंट चार्ज के रिस्पेक्ट में। यानी चार्ज यहां पर ज्यादा है मैग्नीशियम के केस में। अब चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स यहां पर, यानी मैग्नीशियम के केर्नेल पार्ट और वैलेंस पार्ट के बीच में ज्यादा लगेगा। यानी यहां पर बना हुआ बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। यानी किस एटम के द्वारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनता है?
तो जिस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से अपोजिट चार्ज ज्यादा डेवलप होता है, किस पर? तो केर्नल पार्ट और वैलेंस पार्ट पर। यानी मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखने के लिए अगर बोलेगा, ऑप्शन बना देगा कि किस एटम के द्वारा, किस मेटालिक एटम के द्वारा बना हुआ मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो आपको देख लेना है कि किस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है। तो ये तो फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर क्या है? 1 मिनट वेट करेंगे आप लोग। सेकंड फैक्टर जो है आप लोग को हम दिखा रहे हैं। सेकंड फैक्टर क्या है? तो ये रहा आपको सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है? एटॉमिक साइज। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एटम, ऐसे मेटालिक एटम आपको गिवन रहेगा जिसमें नंबर ऑफ सेल जो होगा डिफरेंट होगा, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा वो डिफरेंट होगा। पहला जो केस था सोडियम और मैग्नीशियम वाला, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो केस था, वो कब अप्लाई हो रहा था? जब मेटालिक एटम का वैलेंस सेल क्या हो? सेम हो, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो? सेम हो, यानी नंबर ऑफ सेल क्या हो? सेम हो, तब उस केस को अप्लाई किया जाएगा। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रहेगा तब अप्लाई किया जाएगा उस केस को। बार बार आपको बोलते हैं कि कंपैरिजन जो है, जब भी कंपैरिजन करना हो, तुलना करना हो, क्वेश्चन में तुलना करने के लिए दिया हो, तो वेरिएबल से रिलेटेड फार्मूला अप्लाई किया जाता है। देखिए यहां पर क्वेश्चन को देखने के साथ ही मालूम चलेगा कि क्या यहां पर वेरिएबल है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको नंबर ऑफ सेल कितना मिलेगा? 3 सोडियम के केस में। पोटासियम के केस में नंबर ऑफ सेल कितना मिलेगा? 4। यानी यहां पर वेरिएबल क्या है? तो नंबर ऑफ सेल। और नंबर ऑफ सेल जब वेरी कर रहा है तो नंबर ऑफ सेल से रिलेटेड फार्मूला अप्लाई करेंगे। या आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ सेल अगर डिफरेंट हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिफरेंट होता है। जहां पर सेल का नंबर ज्यादा होता है वहां पर एटॉमिक साइज लार्जर होता है, और जहां पर एटॉमिक साइज नंबर ऑफ सेल लिस्ट होता है वहां पर एटॉमिक साइज भी क्या होता है? लिस्ट होता है। और आप लोग को मालूम है कि जहां पर एटॉमिक साइज लार्जर होगा वहां पर केर्नल पार्ट और वैलेंस पार्ट के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा। और डिस्टेंस ज्यादा तो अट्रैक्शन फोर्स कम, अट्रैक्शन फोर्स कम तो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम। यानी इसका मतलब हो गया कि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ यानी मजबूती, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? तो एटॉमिक साइज का। जहां पर एटॉमिक साइज लार्जर होगा वहां पर मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। यानी इसका मतलब हो गया कि सोडियम का एटॉमिक साइज लिस्ट है किसके रिस्पेक्ट में? पोटासियम के रिस्पेक्ट में। तो यानी इसका मतलब हो गया कि जहां पे एटॉमिक साइज लार्जर वहां पर मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम। यानी पोटासियम में मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होता है, और सोडियम के केस में क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी इसका मतलब हो गया कि जब कुछ एग्जाम्पल इस तरह का दिया हो जहां पर नंबर ऑफ सेल वेरी कर रहा हो, यानी एटॉमिक साइज वेरी कर रहा हो, जहां पे एटॉमिक साइज वेरी कर गया, यहां पर देख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दोनों केस में क्या है? सेम है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। तो फार्मूला अप्लाई करना है एटॉमिक साइज वाला। यानी इसका मतलब हो गया कि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? एटॉमिक साइज का। नेक्स्ट केस क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एटम ऐसे होते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अस्टेबल सबसेल होता है, और अस्टेबल सबसेल होने के कारण उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा उसको बांध करके रखा जाता है, यानी बंधा हुआ होता है। जिस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अस्टेबल सबसेल है, समझ लीजिए कि उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के द्वारा
एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा बंधा हुआ है, यानी इसका मतलब हो गया कि बोल सकते हैं कि उसके द्वारा बना हुआ जो बॉन्ड होगा, उस एटम के द्वारा बना हुआ जो बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड, उसका स्ट्रेंथ जो होगा वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। यानी इसका मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ मेटालिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका तो स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल का क्रोमियम और मैग्नीज के केस में देख सकते हैं। मैग्नीज के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ठो सबसेल है और दोनों के दोनों जो है स्टेबल सबसेल है। लेकिन क्रोमियम के केस में देख सकते हैं कि 2 ठो तो सबसेल है, डी और एस और डी। एस जो है अनस्टेबल है, डी जो है स्टेबल है। तो एक कम से कम सबसेल जो है अनस्टेबल तो है, और जहां पर अनस्टेबल सबसेल होता है उस एटम के द्वारा बना हुआ मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी मैग्नीज के द्वारा बना हुआ मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा और क्रोमियम के द्वारा बना हुआ मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी क्रोमियम जो होगा ज्यादा हार्ड होगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो मैग्नीज के रिस्पेक्ट में। यानी इसका मतलब हो गया कि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिस मेटालिक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में स्टेबल सबसेल होगा उसके द्वारा बना हुआ या उसमें बना हुआ मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होगा। यानी क्रोमियम जो है वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और मैग्नीज जो है लिस्ट स्ट्रॉन्ग यानी कम स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये तो आपको कुछ फैक्टर थे मेटालिक बॉन्ड से संबंधित, कि मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा होता है और कहां पर स्ट्रेंथ जो होता है कम होता है। मेटालिक बॉन्ड कहा किसको जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।